अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का। आज आपको मैं कराची की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। कराची पाकिस्तान का वो शहर है जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है। पाकिस्तान बनने से पहले तो ये इतना ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं था, लेकिन अब एक ऐसा इंसानों से भरा हुआ सिटी बन चुका है कि जो भी कराची जाता है, मेहनत मजदूरी के लिए जाए या वैसे जाए, तो वो कहते हैं वो कराची का होके ही रह जाता है। एक ऐसा पाकिस्तान का खूबसूरत शहर जो सबको माँ की तरह अपनी गोद में ले लेता है। आप कोई भी गया है किसी भी उम्मीद से, अच्छी उम्मीद से कराची ने, तो उसकी उम्मीद वहाँ पे पूरी ज़रूर हुई है। लोग, एक वक्त था, अब भी बहुत कम लेकिन पहले एक वक्त था, लोग मेहनत मजदूरी के लिए कराची जाते थे और उनको उनका रिस्क मिल जाता था। जिस दौर की मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ, ये था 1970 का दौर। उस वक्त कराची इतना रश वाला नहीं था। अब तो कराची की 1.5 है, 2 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी ही आबादी हो चुकी है। बहुत बड़ा शहर है, हर तरह का इंसान बसता है, हर तबीयत का इंसान बसता है। लेकिन आज भी कराची की एक ख़ास बात, जो भी मतलब जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं, किसी को ज़िंदा दिलाने शहर लाहौर को कहा जाता है, जिन्हें लाहौर नहीं, तकिया और जमिया नहीं, इस तरह की कराची के ऊपर, इस्लामाबाद की भी हैं, पेशावर की हैं, सारे शहरों की है। लेकिन कराची के बारे में ये है, एक ऐसा शहर जो भी उसके पास एक उम्मीद लेके गया, कराची ने उसकी उम्मीद को पूरा कर दिया। मुराद लेके गया, उस मेहनत मजदूरी के हवाले से गया, उसकी मुराद को पूरा कर दिया। ये कहानी है जी 1970 की। मैंने शायद इससे मिलती जुलती किसी के साथ ये वाकया पेश आया था, मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी। लेकिन आज जब मेरे पास ये कहानी पहुंची तो मेरी ख्वाहिश हुई इस कहानी को मैं दोबारा से आपके साथ शेयर करूं। चेंज है, मिलती जुलती है उससे, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। कहानी कुछ यूं है, ये एक सर्दियों की रात थी। अब तो इतनी कम रह गई हैं कराची के अंदर सर्दियां कि हम लाहौर वाले जब कराची से पूछते हैं क्या मौसम है वहाँ पे, कह रहे हैं हमने पंखा चलाया हुआ है, और हम हैरान रह जाते हैं, यार यहाँ तो अच्छी खासी ठंड है, रहना बड़ा मुश्किल है, जैकेट्स पहन के फिर रहे हैं, रज़ाइयाँ ले रहे हैं और तुम लोग पंखा चला रहे हो। तो कहते हैं हाँ हम लोग तो पंखा चला रहे हैं। ये वो आए हैं वो जगाने वाले, तो इसलिए मैंने टाइम देखा, तो कह रहे हैं हम पंखा चला रहे हैं। अब ये मौसम है, लेकिन पहले जिस दौर की मैं बात कर रहा था 1970 की, उस वक्त कराची में भी सर्दी बहुत शदीद होती थी। अब मौसम वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बदल चुका है, गाड़ियों का धुआं, पॉल्यूशन और इतना आबादी है, तो यकीनन सी बात है वो अब मौसम पूरी दुनिया में वैसे भी बदल चुके हैं। ये एक ऐसी सर्द रात थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। लोग अपने अपने घरों में रात के तकरीबन 9 बजे ही, 10 बजे ही घुस के बैठ गए थे, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से सब ने रज़ाइयाँ ली हुई थी और अपने अपने रज़ाइयों में, अगर कोई जाग रहा था, एक दूसरे के साथ बातें कर रहा था, तो उसके बदन के ऊपर एक गर्म रज़ाई मौजूद ज़रूर थी। सिर्फ बातें करते हुए उसने अपना मुँह बाहर निकाला हुआ था और एक दूसरे से बात कर रहे थे, या ज़्यादातर लोग सो चुके थे। ये कोई इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ था। वो कराची जो आज रात सारी जागता है, सोता नहीं है, वो 9-10 बजे 1970 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, सो जाते थे लोग। बसें चलती थीं, लोग बसों पे सफ़र करते थे, या फिर सवारी अपनी लोगों के पास बहुत कम होती थी, मोटर बाइक और गाड़ियाँ बहुत कम थीं, इसलिए लोग बसों पे ज़्यादा सफ़र करते थे, और तकरीबन 9 बजे बस भी बंद हो जाती थी। ये भी एक ऐसी सर्द रात थी, ठठरती हुई रात, एक ऐसी ठंडक का एहसास जिसमें जिस्म कपकपाना शुरू कर दे। सब अपने अपनी रज़ाइयों में थे, एक शदीद ठंड का एहसास था, खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ बंद किया हुआ था। कुछ लोग हीटर जला के बैठे थे,
हाथ ऐसे हीटर के आगे थे, क्योंकि वो अभी बाहर बैठे थे, रज़ाई में नहीं थे। अगर वो चौकीदार बाहर बैठा था तो आग जला के बैठा था और अपने फ़ौरन हाथ आग के आगे कर लेता था। इतनी ठंडी यख सर्दी थी कि उसके हाथ बर्फ़ बनते। जब वो आग के आगे कर लेता तो उन हाथों को जल्दी से अपने चेहरे पे भी लाता तो उसके चेहरे को तपिश का, गरमाइश का एहसास होता। अगर कोई बाहर पैदल चल भी रहा था तो वो जल्दी जल्दी घर पहुंचने के इंतज़ार में था कि मैं जाऊं और रज़ाई में घुस जाऊं। उसने लॉन्ग कोट पहना हुआ था, उसने गर्म जैकेट्स पहनी हुई थी। वहीं पे एक टैक्सी ड्राइवर इस इंतज़ार में कि आज मुझे आखिरी कोई एक दो सवारी मिले और मैं उसको छोड़ूं और मैं भी घर जाऊं, क्योंकि लगता नहीं है इतनी ठंड में आज कोई सवारी मिलेगी। कोई भटका हुआ, कोई इस मौसम में भी मजबूरी के तहत घर से निकला हुआ कोई मुसाफिर मिल गया तो हो सकता है वो मेरी टैक्सी में बैठ जाए, वरना तो आज सवारी मिलना मुश्किल ही है। वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा था, शीशे उसने बंद किए हुए थे। उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर आके खड़ा हुआ तो उसको एक ठंडी यख हवा का झोंका महसूस हुआ और वो ठठरना शुरू हो गया। उसके दिल ने कहा, गाड़ी में बैठो, घर जाओ, आज किसी ने नहीं आना। उसने रोड के बिल्कुल सामने देखा तो कोई भी इंसान नहीं था। रोड के बिल्कुल पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी कोई भी नहीं था। वो अकेला था जो अपनी टैक्सी के साथ इस वक्त बाहर निकल के खड़ा था, क्योंकि ठंड ही इतनी थी। इस ठंड में कहाँ से सवारी ने आना था। उसने इस नाउम्मीद होके गेट दोबारा वापस खोला। वो बाहर इसलिए निकले था कि दूर दूर शायद कोई पीछे से नज़र आ जाए, कोई साइड से नज़र आ जाए, कोई सवारी के इम्कान है, क्योंकि उसको वहाँ पे रुके हुए काफ़ी देर हो गई थी। लेकिन इतनी देर में कोई भी सवारी नज़र नहीं आई थी। अमूमन इतनी देर जब वो रुका था वो एक ना दो तीन चार लोग उसके पास इतनी देर में आ जाते थे, लेकिन आज ठंड की वजह से इतना कुछ नहीं, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। उसने वापस, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका जिस्म ठंडा हो रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी का गेट खोला और जैसे ही गेट बंद किया तो जिस गेट को उसने खोला था उसके वो भी लोहे का था, वो ठंडा यख था। और जल्दी से उसने गाड़ी का गेट बंद किया, शीशे पहले ही बंद थे और वो ठठरना शुरू हो गया कि बस अब मैं निकलूँ। उसका हाथ चाबी की तरफ गया कि इसको स्टार्ट करूँ तो उसी लम्हे उसका शीशा बाहर से किसी ने ठक ठक नॉक किया। वो टैक्सी ड्राइवर जो अभी बाहर निकला था, जिसने बाहर निकल के आगे पीछे लेफ्ट राइट हर जगह पे देख लिया था, दूर दूर तक कहीं सवारी नहीं नज़र आई थी, कोई बशर आता हुआ नज़र नहीं आया था। कुत्ते भी दूर दूर तक कहीं भी नहीं थे, अगर कहीं थे तो वो दबक के कहीं लेटे हुए थे, सोए हुए थे। उनके भौंकने की, बोलने की कोई आवाज़ तक नहीं आ रही थी। यकीनन वो जानवर भी अपने जिस्म को गर्म करने में मसरूफ़ था, वो ठंडा यख हो चुका होगा। और अभी ही उसने दरवाज़ा खोला था और जस्ट दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल ही हुआ था कि उसी लम्हे बाहर से किसी ने शीशा खटखटाया। उसने देखा शीशा खटखटाने वाला कोई मर्द नहीं, एक लड़की है। उसने फौरी तौर पे शीशा नीचे किया और पहली निगाह जो गई उसके गर्दन की तरफ गई। उसका ये वाला हिस्सा जख्मी था, उससे खून बह रहा था। उसने अपना दुपट्टा इस अंदाज में यहाँ पे रखा हुआ था कि उसके बावजूद कि उसने उस ज़ख़म को दबाया हुआ था कि ज़्यादा खून ना बह जाए, फिर भी वो उसका हाथ, वो उसका दुपट्टा जिस कपड़े से उसको उस जगह को दबाया हुआ था कि वो बहने से मज़ीद रोक सके, तो फिर भी इर्द गिर्द इतना फैल चुका था जिससे अंदाज़ा होता था कि ज़ख़म ताज़ा है, अभी अभी चोट लगी है इसको। और वो उसके पास, गाड़ी के पास, टैक्सी वाले के पास आई है मदद के लिए। उसने कहा जी। वो खुद घबरा गया एक लड़की को देख के जो इस सर्दी में, इस मजबूरी में, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर आज मुझे सवारी मिलेगी तो वो सवारी मिलेगी जो मजबूरी में ही घर से निकलेगी, वरना कोई नहीं निकलेगी। ठंड ही इतनी ज़्यादा थी। उसने उससे पूछा जी। उसने कहा मुझे घर छोड़ दोगे? वो एकदम हैरान हुआ कि इसको तो अस्पताल जाना चाहिए, जो इस वक्त इसकी हालत है, इसको तो फौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए, ये घर का क्यों कह रही है? तो उसने उसको कहा कि आपकी जो इस वक्त हालत है, लगता है कि आपको कोई ज़ख़म आया हुआ है, आपको तो फ़ौरन अस्पताल जाना चाहिए, आपको फ़ौरन इसका इलाज करना चाहिए, ये तो ज़्यादा बह जाएगा आपका।
वो लड़की जिसके चेहरे के तासुरात बताते थे, ना वो इस वक्त गमगीन है, ना वो इस वक्त दुखी है, ना वो इस वक्त खुश है, उसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था, एक्सप्रेशन लेस, कोई भी तासुरात नहीं थे उसके चेहरे पे। वरना अमूमन जिस लड़की के यहाँ से इस तरह खून बह रहा हो, वो तकलीफ़ में हो, उसने यहाँ पे रोका हुआ हो, उसको उनको रोकने की कोशिश कर रही हो, उसके चेहरे के तासुरात ही इस तरह के होते हैं कि वो तकलीफ़ में है, शदीद तकलीफ़ में है। वो तो एक कमज़ोर सी नाजुक सी लड़की थी। कोई मर्द भी होता तो उसकी आवाज़ें वो तकलीफ़ से धाड़ रहा होता, अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा होता। लेकिन वो लड़की को इतना गहरा ज़ख्म होने के बावजूद उसके चेहरे पे तकलीफ़ के आसार नहीं थे, और उसको कह भी चुका कि आपको अस्पताल में जाना चाहिए, तो वो कह रही है नहीं, आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। उसने कहा कहाँ पे जाना है? इस वक्त जो टैक्सी ड्राइवर खड़ा था, इस जगह का नाम है शारा फैसल, कराची के बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, शारा फैसल पे मौजूद था, और उस लड़की ने कहा मुझे नाज़माबाद जाना है। जब उसको मशवरा भी दे चुका, उसके बावजूद वो बाज़िद थी कि नहीं, मुझे अपने नाज़माबाद जाना है, अपने घर जाना है, तो मुझे नाज़माबाद छोड़ दो। तो वो और उसको क्या कह सकता था? उसने कहा ठीक है बैठिए। उसी तरह उसी ज़ख्म को दबाए हुए जो ताज़ा ताज़ा था, कोई भी इंसान रात के इस पहर जहाँ पे शदीद ठंड हो, कोई बशर तक ना हो, किसी जानदार तक का एहसास ना हो, कुत्ता भी भौंक पड़े तो एक एहसास होता है अब इंसानों की आबादी में है, वहाँ पे ये जानवर भी मौजूद है जो भौंक रहा है, लेकिन इतनी खामोशी हो जाए तो वाकई एक डर का सा एहसास पैदा हो जाता है। और ऐसे डर में एक ऐसी लड़की सामने आके खड़ी हो जाए जिसके खून बह रहा हो, और वो कहे मैंने अस्पताल नहीं घर जाना है, तो बंदा थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। लेकिन वो मजबूर था उस लड़की को छोड़ने के लिए। वो अगर वहाँ नहीं जाना चाहती थी, जहाँ जाना चाहती थी, उसने कहा बैठ जाइए। लड़की ने दरवाज़ा खोला और पिछली सीट पे बैठ गई। उसने कहा मैं आपसे इतना किराया लूँगा। उसने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे नाज़माबाद लेके चलो। जो पहले ही गाड़ी को स्टार्ट करने लगा था, लेकिन उसी लम्हे जब उसका हाथ चाबी की तरफ गया था तो किसी ने शीशा खटखटा दिया था, और अब वो खटखटाने वाली पीछे बैठ गई, तो उसने उसी तरह चाबी को घुमाया, गाड़ी स्टार्ट हुई और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी चलते चलते उस वीरान सड़क पे इक्का दुक्का कहीं पे कोई इंसान, कोई गाड़ी रास्ते में ज़रूर मिल जाती थी। टाइम ऐसा था जब 10 बजे ही लोग सो गए थे, तो आज वो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था जब उसको लेके जा रहा था। तो उसको रास्ता साथ साथ गाइड करती जा रही थी। वो पीछे बैठी उसको बताती जा रही थी अब यहाँ से मोड़ लीजिए, अब यहाँ से लेफ़्ट कर लीजिए, आगे से राइट कर लीजिए। वो इस तरह उसको नाज़माबाद की गलियों के अंदर लेके गई जहाँ पे गाड़ी जा सकती थी। ड्राइवर उसके बताए हुए रास्ते की तरफ चलता रहा, और एक घर के सामने पहुँच के उस लड़की ने कहा यहाँ रोक दीजिए। ये बड़ी अहम कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसका एंड ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे और क्या कुछ हो चुका है, ये बड़ी, मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको, एंड पे सुनिएगा। उसने कहा ये मेरा सामने घर है, दरवाजे पे कहा रोक दीजिए। उसने वहाँ पे गाड़ी को ब्रेक लगा दी, नीचे उतरी। उसने कहा रुकिए, मैं आपको किराया ला के देती हूँ। उसने, लड़की ने गेट बंद किया, सामने दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। जो गेट था वो शायद खुला हुआ था, उसकी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही थी, या क्या था कि जैसे ही उसने एक हाथ से धक्का दिया गेट को, तो गेट खुद ब खुद खुल गया। छोटा जो गेट होता है वो उसके अंदर से दाखिल हुई, गेट बंद किया और अंदर चली गई। वो टैक्सी ड्राइवर बाहर बैठा इंतज़ार करता रहा कि मैं पैसे लूँ, चलें आज इतना ही काफ़ी है, लगता नहीं मज़ीद कोई मुझे सवारी मिल सके, तो बेहतर है कि मैं इसी कोई पैसे लेके घर चलता हूँ। तकरीबन कोई 1.5 से 2 मिनट हो गए और अभी तक बाहर कोई नहीं निकला। तो टैक्सी वाले ने उसी तरह दरवाज़ा खोला और बाहर निकल के खड़ा हो गया कि यार अब ये क्यों लेट कर रहे हैं। अमूमन जब कोई ये कह के जाता है कि रुकिए मैं आपको घर से किराया ला के देती हूँ, तो 1-1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अब तो तकरीबन कोई 3 मिनट हो गए थे। अब वो बाहर भी खड़ा खड़ा इंतज़ार करके थक गया, और जब उसको अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं और अंदर से कोई नहीं आया, तो अब तो मुझे दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, कहीं वो जाके सो गई है, भूल गई है, ये क्या हुआ है। क्योंकि उसके जहन में ये था, जो लड़की ज़ख्मी हालत में थी वो अपने घर के अंदर दाखिल हुई है, तो ये कैसे हो सकता है उसके घर वाले परेशान ना हुए हों। उसके जहन में ये कतई नहीं आया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ। उसके जहन में सिर्फ ये चल रहा था कि वो ज़ख्मी थी, वो अंदर जैसे ही दाखिल हुई होगी उसके घर वाले देख के उसको परेशान हो गए होंगे और उसको संभालने में लग गए होंगे। वो बताना भूल गई, या वो बता भी अगर चुकी, घर वालों के बाहर टैक्सी वाला खड़ा है, तो वो तो ऐसी कैफियत में आ चुके होंगे कि उस लड़की को, उनको तो भूल गया होगा सब कुछ। वो तो अपनी बेटी की
आओ भगत में, उसको देखने में, उसको ज़ख़म को, उसको संभालने में लग गए होंगे। जब 4 मिनट के करीब, तकरीबन 3-4 मिनट हो गए, तो उसने कहा मुझे उनको एहसास दिलाना चाहिए कि मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ, लड़की की हालत ऐसी है, लेकिन मुझे कम से कम किराया दे सकिए। तो उसने दरवाज़ा नॉक कर दिया। जब दरवाज़ा खटखटाया गया, तकरीबन कोई 40-50 सेकंड के बाद दरवाज़ा खुलने के अंदर से आवाज़ आई, और जिसने आवाज़ खोली वो एक बूढ़ा शख्स था। उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। टैक्सी ड्राइवर ने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि सलाम बूढ़े की तरफ से किया गया था। एक रात का पहर, खामोशी, जब एक दरवाज़ा भी अंदर से खोला जाता है ना, कड़क 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 बड़ी आवाज़ पैदा होती है, तो वो अलर्ट होकर खड़ा हो गया, जी कोई मेरा किराया देने आया है। और बूढ़े ने अंदर खोलते ही, जो गहरी नींद से उठ के आया था, दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही वो सामने आया दरवाजे के, तो उसके चेहरे को देख के लगता था ये गहरी नींद में था और सोया हुआ उठ के आया है। तो उसने नींद वाली आंखों से पूछा, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। टैक्सी ड्राइवर ने कहा जी वालेकुम सलाम। अब उस बुज़ुर्ग खामोश हो गया ताकि अगले को मौका दे, जी बोलो किस लिए आए हो। तो टैक्सी ड्राइवर फ़ौरन बोला, वो जी मैं पैसे लेने थे। तो बुज़ुर्ग ने हैरान होकर पूछा, कौन से पैसे बेटा। उसने कहा जी वो एक लड़की मेरे साथ आई थी, वो ज़ख्मी थी, उसने मुझे कहा है छोड़ दें मुझे यहाँ पे, मैं उसके घर यहाँ पे छोड़ने के लिए आया हूँ। तो अंदर गई है ये कह के कि रुके मैं आपको पैसे ला के देती हूँ, अभी तक आए नहीं है। तो उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है रुको बेटा, मैं आपको पैसे ला के देता हूँ। वो बुज़ुर्ग अंदर गया और थोड़ी देर के बाद वापस आया। जो पैसे तय हुए थे उसने बता दिए थे उसको, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने पैसे उसके हाथ में थमा दिए। जब वो पैसे लेके बुज़ुर्ग मुड़ने लगा तो टैक्सी ड्राइवर जो बेचैन था उसके मुंह से आकर निकल गया, जी सुनिए। जो मुड़ रहा था वो रुक गया बुज़ुर्ग और कहा जी बोलिए। उसने कहा मुझे आप परेशान लगते हैं काफ़ी, क्या हुआ है लड़की को, मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, उनको अस्पताल लेके जाने की ज़रूरत तो नहीं है। उनको तो मैंने कहा भी था कि आपको मैं अस्पताल लेके चलता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे घर छोड़ दीजिए, मुझे उनकी हालत ठीक नहीं नज़र आई, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। तो सब कुछ ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो बुज़ुर्ग अपनी जगह पर रुका और एक गहरी सोच में चला गया, जैसे मैं इसको क्या जवाब दूँ। जब वो कुछ देर खामोश हुआ तो मज़ीद जल्दी से वो टैक्सी ड्राइवर बोला, प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ है, मैं चाहूँगा आप मुझे प्लीज़ बताएं। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, जिसको तुम यहाँ पे लेके आए हो वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी कई साल पहले मर चुकी है और तुम मेरे दरवाजे पे पैसे लेने के लिए आने वाले पहले शख्स नहीं हो। सर्दियों की, हर सर्दियों में एक ठंडी यख जो भी रात होती है, शदीद जो सर्दी की रात होती है, हर साल वो एक टैक्सी ड्राइवर को शारा फैसल से वहाँ से बैठती है और यहाँ घर आके उतर जाती है और टैक्सी वाला दरवाज़ा खटखटा के किराया मांगता है। मेरी बेटी, जगह का नाम है लाल कोठी, वहाँ पे उसको मार दिया गया था। ये उसकी बेचैन रूह है, जिसको लाल कोठी जो एक स्टॉप है, उसका पूरा नाम है लाल कोठी का कारसाज बस स्टॉप, शारा फैसल, जहाँ से ये वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। वो कह रहे हैं लाल कोठी में उसको मारा गया था। अब वो शारा फैसल इस कारसाज बस स्टॉप से अक्सर बैठती है, मरी वहाँ पे थी, लेकिन यहाँ से बैठती है और घर तक आती है और अंदर दाखिल हो जाती है। वो है ही नहीं जो अल्लाह के पास चली गई है, वो मर चुकी है, तो उसकी रूह ही है जो इस तरह लेके आती है। मुझे इस बात का नहीं पता वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन कई लोग इस तरह आए हैं, तो मैं खामोशी से बजाय उनको कुछ बताने के चुप करके अंदर जाता हूँ और किराया उठा के दे देता हूँ। तुम पहले शख्स हो जो ज़्यादा पूछना शुरू हो गए हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तुमसे पहले भी शायद एक शख्स था जिसको मैंने बता दिया था बहुत ज़्यादा पूछने पर। वो इस दुनिया में नहीं है, वो उसकी रूह है। अब तुम भी अपने घर को जाओ, मत रुको मज़ीद। ये कह के बूढ़ा तो अंदर दाखिल हो गया, लेकिन टैक्सी ड्राइवर जो ये वाक़या सुन चुका था, जिस ज़ख्मी लड़की को वो अपने साथ लेके आया है, जो उसको रास्ते, क्योंकि वो इस गली तक, इस मकान के सामने तक खुद ब खुद पहुँच ही नहीं सकता था जब तक उसको कोई रास्ता ना बताता। जो उसको रास्ता बताते हुए, गाइड करते हुए गलियों के अंदर से गुजार के लाई थी, वो कोई और नहीं, एक
लड़की की रूह थी। उसकी टांगें वहीं पे कांपना शुरू हो गई। वो लड़कते, डगमगाते, कांपते कदमों के साथ अपनी टैक्सी में बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ अपने घर पहुंच गया। और उस खौफ से जो उस बाबे ने उसको बताया और उसने सुना, उस खौफ की वजह से तकरीबन 4 दिन वो बुखार में मुब्तला रहा। उसके बाद यकीनन उसने अपने घर वालों को भी, रात को तो जाते ही वो बुखार में मुब्तला हो गया, और सुबह जब घर वालों को पता लगा उसने वाक़या भी घर वालों को बता दिया, तो वो डॉक्टर के पास उसको लेके गए, उसका इलाज करते रहे। लेकिन एक खौफ का ऐसा आलम हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, 3-4 दिन बंदे को बुखार रहता है। इसी तरह का एक बंदे के साथ ये हुआ था, इस तरह का वाक़या, लेकिन वो नुकसान पहुंचाती थी लड़की। इसी तरह की एक कराची की स्टोरी थी, बहुत अरसा पहले मैंने सुनाई थी। वो लड़की ये तो नुकसान नहीं पहुंचाती थी, उस बुज़ुर्ग का कहना यह था कि वो आती है, बैठती है और घर आके उतर जाती है। लेकिन एक ऐसी थी जिसके साथ कुछ ज़्यादती हुई थी, तो वो बदला लेती थी। इसकी मैं एक और भी कहानी सुना चुका हूँ। ये सच्ची कहानी क्यों है, इसी से रेलिवेंट एक और कहानी है। उस वक्त कराची के अंदर एक अखबार था जिसका नाम था रोज़नामा मशरिक, पता नहीं अब चलता है क्या नहीं। जिन साहब की कहानी है उनका नाम है अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब और उनके दोस्त रोज़नामा मशरिक में उन दिनों में जॉब करते थे। कराची में 2-3 ही शोबे ऐसे थे जिसमें एक अखबार था, जिसमें 1-2 और थे, जिसमें अक्सर लेट नाइट फारिग होते थे। मैं जब तक, अब तो खुद कर रहा हूँ, जब मैं टीवी में करता था अमूमन मैं भी रात को कभी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 6-6 बजे भी हम लोग वापस आते थे। तो अब्दुल रशीद साहब और उनके दोस्त वहाँ पे अखबार जब तक प्रिंट नहीं होता, अखबार का एक असूल होता है, अब तो बहुत जदीद हो गया है, उस वक्त ये होता था, अखबार कंप्लीट होते होते, क्योंकि हाथ से लिखा जाता था, प्रिंटर कंप्यूटर ये चीज़ें नहीं होती थी, बकायदा खताती होती थी। कोई खबर आती थी, वो बॉल पॉइंट से लिखा हुआ कागज़ आगे उनको दे देते थे, तो वो खतात अपने हाथों से खुशखत बना के उसको लिखता था, और वो वाला टुकड़ा एक लगा दिया जाता था और वो एक प्रिंट के लिए दे दिया जाता था। ये जो कॉपी जाती थी प्रिंट के लिए, तकरीबन 2, ढाई, 3 ये बज जाते थे। कभी 2 बजे जल्दी हो गई 2, नहीं तो 2:30, नहीं तो 3 बजे तक कॉपी अंदर देनी होती थी। कॉपी जब जमा हो गई तो फिर प्रिंट होना शुरू हो गया, उसके बाद छुट्टी, फिर आपने नहीं रुकना। रशीद साहब और उनके दोस्त कहते हैं, ये 1970 का ही वाक़या है। लाल कोठी, जहाँ पे इस लड़की की, जिसकी मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है, जिसका वहाँ पे मसला हुआ था, मारा गया था जिसको, लाल कोठी ही जगह थी जहाँ पे उसके साथ मारा गया था उसको। उसी लाल कोठी के साथ ही रोज़नामा मशरिक एक बिल्डिंग थी, घर था, उसके अंदर दफ्तर बनाया हुआ था। अब्दुल रशीद साहब और उनके चंद दोस्त, वो कहते हैं उस वक्त हम, बसें तो चलती थी रात के 9 बजे तक, 9, कभी बहुत लेट हो गई कोई बस तो 10 बजे तक चल जाती थी, वरना नहीं। उसके बाद तो टैक्सी ही बनती थी, और बहुत ज़्यादा लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, जिस तरह मैंने बताया, कन्वेंस इतना ज़्यादा नहीं होती थी। तो वो कहते हम 2-3 दोस्त होते थे, हमारा जो एक सफ़र था लाल कोठी से हम लोग जो घर जाना होता था, वो तकरीबन बन जाता था 12 से 13 किलोमीटर। अक्सर ऐसा होता, हम टैक्सी का खड़ा होकर इंतज़ार कर रहे हैं और टैक्सी नहीं मिली, तो फिर हम लोग पैदल भी चले जाते थे। अलग अलग हम टैक्सी ले नहीं सकते थे, इतना हमारे पास पैसे होते नहीं थे, तो हम वो 2-3 जो लोग होते थे, कभी 4 भी हो जाते थे, इकट्ठे पैसे डाल लेते थे, और इकट्ठे पैसे डाल के एक ही टैक्सी करा के उसमें बैठ जाते थे, और तकरीबन करीब हमारे घर थे 12-13 किलोमीटर पे लाल कोठी से, और हम वहाँ पे जाके उतर जाते थे। उस रात भी ऐसे ही हुआ। तकरीबन 2:30 बजे के करीब जो कॉपी थी अखबार की, वो हमने जमा करवाई, और आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग का जो मेन गेट था उससे बाहर निकलना शुरू हो गए। 2 दोस्त हम बाहर आ गए, साथ ही हमारा इंतज़ार शुरू हो गया कि तीसरा दोस्त भी बाहर आए, और उसके बाद हम घर की तरफ रवाना हों। थोड़ी देर के बाद तीसरा दोस्त भी पहुंच गया, तो हमने कहा चलो अब उस बस स्टॉप की तरफ हम चल पड़े जहां से हमने टैक्सी लेनी थी, और उसके बाद घर पहुंचना था। जगह मैं कागज़ पे लिख लेता होता हूं ताकि सेम वो में जो जगह हैं वो मैं बोल सकूं। अब वो कहते हैं हमने जो जाना था वो शाराए फैसल था। तकरीबन लाल कोठी से ये 12-13 किलोमीटर दूर बनता है शाराए फैसला। वो कहते हैं जैसे ही हम ऑफिस से निकले और आके उस स्टॉप पे खड़े हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी।
हमने गर्म कपड़े तो पहने हुए थे, जिस तरह मैंने अभी आपको सुनाया कि कैसा ठंड का माहौल था और वो टैक्सी वाला वहाँ पे वेट कर रहा था। तो आज वही सिचुएशन, वही माहौल था, वो बैठे खड़े वहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे थे, लेकिन इस खौफ के साथ कि आज जितनी शदीद ठंड है, लगता नहीं है कि आज कोई टैक्सी मिल सके। अखबारी नुमाइंदे जो होते हैं तो अक्सर सिगरेट फौरी तौर पे निकालते हैं। मैं भी बहुत पीता रहा हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं, छोड़ दिए। तो वो कहते हैं, दोस्त ने सिगरेट निकाली, सिगरेट सुलगा ली, और हम कह रहे हैं यार आज तो बहुत ही ठंड है, बस आज ये है जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचें, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। रोडें वीरान पड़ी हुई थी, और जब ठंड ज़्यादा हो, जरा मैंने पहले कहा, रोड्स वीरान हो जाती हैं, और आज भी ऐसा ही था, रोड बिल्कुल वीरान थी। हम टैक्सी का खड़े तीनों दोस्त बातें भी कर रहे थे और टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं पे हमें लगा कि यार आज लगता नहीं है कोई टैक्सी दूर दूर तक नज़र आ रही है, क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा है। कल भी जो एक टैक्सी वाला मिल तो गया था, लेकिन कह रहा था यार बाबू साहब आपको छोड़ देता हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन चलो यार आप लोगों का भला हो जाएगा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आज भी इस उम्मीद से शायद कोई घर की तरफ जा रहा हो और हमें लेता जाए, तो आज कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। सर्दियों की ठंड का एक अपना मज़ा है। मैं आज भी जब सर्दियों की ठंड होती है तो एक कोई भी, गर्मियों में पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, कूलर चलते हैं, शोर शराबा, इंसान जाग रहा होता है। पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग भी होती है। सर्दियों में खामोशी होती है, और मैं स्पेशली, मैंने पहले भी कहा है, मेरे घर के साथ पार्क है, मैं वहाँ पर रात को 1, 2, 2:30 मैं अकेला वॉक करता हूँ। सर्दियों में शदीद ठंड होती है, कोई भी इंसान नहीं होता, अक्सर फोग भी होती है। उसमें जो एक मज़ा आता है, इंसान तो ना होने के बराबर, होता ही कोई नहीं, मैं अकेला होता हूँ। लेकिन जिन्नात और इस तरह की मखलूक, आज भी पार्कों में आप सर्दियों में 1:30, 2 बजे जाएंगे तो आपको क्लियर महसूस हो जाएगा कोई और भी है। तो कहते हैं हम वहाँ पे उस सर्दी में खड़े इंतज़ार कर रहे थे, तो एक दोस्त बोला यार लगता नहीं है कि आज टैक्सी है, चलो एक काम करते हैं, पैदल ही चलते हैं। रस्ते में अगर कोई टैक्सी मिल गई तो उसको रोक लेंगे और उसके बाद बैठ जाएंगे उसमें। तो उसने कहा हाँ ठीक है, टाइम बचाते हैं, चलो चलें। वो कहते हैं हम बातें करते हुए चल पड़े। हमारी बातें उस अखबार के आज के टॉपिक के हिसाब से थी। आज वो खबर है उसके बारे में, और वो जो खबर है लोगों ने तो अभी कल पढ़ना था, लेकिन हम तीनों जो अपने अपने शोबे में माहिर थे, एक दूसरे को आज की खबरें बता रहे थे कि कल के अखबार में ये खबर छपने जा रही है, ये कुछ हुआ है। अभी हम ये बातें करते हुए थोड़े से ही दूर गए थे कि उस सर्दी में हमने देखा एक टैक्सी, जो दूर हम खड़े थे तो हमें नज़र नहीं आ रही थी, पैदल चल के थोड़ा सा ही आगे गए हैं तो हमें नज़र आई है एक ऐसी टैक्सी है जिसको 2 पहिए तो सड़क के ऊपर हैं, लेकिन बाकी 2 पहिए उसके फुटपाथ पे चढ़ चुके हैं। मतलब जिस तरह सीधी गाड़ी होती है और तेज़ी से कोई चलाता हुआ आए तो वो फुटपाथ पे जब गाड़ी चढ़ जाएगी तो उसके लेफ़्ट साइड के 2 जो पहिए होंगे वो फुटपाथ पे होंगे, और राइट साइड के दोनों आगे पीछे वाला जो पहिया होगा वो ज़मीन पे होगा। यानी वो सीधी नहीं थी, वो ऐसे तिरछी हो चुकी थी, उसके 2 पहिए फुटपाथ पे चढ़े हुए थे। उसकी हेडलाइट्स ऑन थी, अंदर वाली लाइट भी ऑन थी। हम तीनों हैरान हो गए, ये कौन सा अंदाज है टैक्सी का। तो फ़ौरन एक दोस्त के जहन में वो कोई हादसा तो नहीं हो गया, कोई वाकया तो इसके साथ, बेचारे के साथ नहीं हो गया, क्योंकि टैक्सी फुटपाथ पे इस अंदाज में चढ़ चुकी थी कि अब उसके 2 पहिए ऊपर थे और 2 नीचे। हम तेज़ी के साथ चलते हुए उस टैक्सी वाले के पास गए। लाइट अंदर की ऑन थी, हेडलाइट्स भी ऑन थी, और हमने जब शीशे से देखा तो अंदर टैक्सी वाला मौजूद था। वो अपनी सीट पे बैठा हुआ नहीं था, बल्कि ड्राइविंग सीट के साथ जो आगे सीट होती है, ड्राइवर के साथ वाली जो फ्रंट सीट होती है, उस पर गिरा हुआ था और कुछ मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा रहा था। वो क्या कह रहा था हमें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लगता था आंखें उसकी खुली थी, छत की तरफ वो घूर रहा था और कुछ अजीब सा मुंह से कह रहा था। हमें बिल्कुल नहीं समझ आया वो क्या कह रहा है। तो हमारा एक दोस्त आगे बढ़ा, अब्दुल रशीद साहब कहते हैं, उसने कहा क्या हुआ भाई, खैरियत तो है। टैक्सी वाला उसी अंदाज में ही रहा। तो अब्दुल रशीद साहब कहते हैं मैं आगे हुआ, दोस्त को पीछे हटाया जिसने पूछा था, और मैंने कहा भैया सुनते हैं आप, क्या हुआ है आपके साथ। कोई जवाब नहीं। वो वही आंखें एक जगह पे खुली हुई हैं, वो ऐसे अंदाज में लेटा है जिससे अंदाज़ा होता है कि उसको कोई चोट वोट नहीं लगी, उसकी गाड़ी इस तरह चढ़ गई है, लेकिन क्या है हमें कतन समझ ना आया। तो हमने एक दूसरे की तरफ देख के पूछा कि यार क्या करें। तो एक ने कहा रशीद साहब आप आगे बढ़िए, इसको ज़रा थपकी दीजिए गाल के ऊपर ताकि ये होश में आए, लगता है कि ये होश में नहीं है। तो हमने फिर भी एक दफ़ा बाहर खड़े खड़े पहले कोशिश की, भाई बात सुनो, हेलो बात तो सुनो भाई। जब कोई जवाब नहीं आया तो कहते हैं आगे बढ़ के फिर हमने उसके गालों पे ऐसे थपकना शुरू कर दिया, इस तरह उसके गाल थपथपाने शुरू कर दिए जैसे कोई
हिस्ट्रियाई कैफियत में हो, एक अजीब सी कैफियत में हो, अजीब सा हो चुका हो, तो हम उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हो। और जब हम उसके गाल थपथपा रहे थे तो फिर भी उसी हालत में ही था, सामने देखे जा रहा था और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। तो वहीं पे हम अंदाजा हुआ इसको झंझोड़ना पड़ेगा। तभी कहते हैं उसके गाल थपथपाते थपाते उसके कंधों से भी पकड़ा और उसको झंझोड़ दिया जोर से, होश में आओ, क्या हुआ है, हेलो बताओ, हेलो। जब उसको इस तरह झटका दिया गया तो एकदम से उसको ने झटका मारा। उसको ऐसे एहसास लगा जैसे वो किसी हिस्ट्रियाई, किसी अजीब सी कैफियत में था, उस कैफियत से बाहर आया है और वो इधर उधर देखना शुरू हो गया, टैक्सी की पीछे वाली साइड पे देखना शुरू हो गया है। वो जिस तरह लेटा हुआ था वहीं पे लेटा हुआ है और अजीब से देखते हुए उसके मुंह से एक आवाज़ आई, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो प्लीज़, खुदा का वास्ता है मुझे बचा लो। किससे बचा लो, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ तो सही क्या हुआ है, होश में आओ, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। किससे बचा लें, होश में तो आओ। और जब उसको एक एहसास हुआ उस टैक्सी वाले को कि इस वक्त कोई है मेरी मदद करने के लिए जो पहुंच चुका है और वो 3 लोग हैं, तो उसको थोड़ा सा हौसला, उसने कहा हौसला पकड़ो, होश में आओ, हौसला पकड़ो। और जब उसको थोड़ा सा हौसला दिलाया गया और उससे बातें की गई और थोड़ा सा वो इस हद तक सोचने समझने और बात करने के काबिल हुआ कि वो बात कर सके, उन्हें उसको उठाया, दोनों दरवाजे खोल दिए गाड़ी के, उसको उठाया क्योंकि वो समझ गए थे इसको हेल्प की ज़रूरत है। ये एक अजीब सी कैफियत में जा चुका है, सर्दियों की इस ठठरती रात में, इतनी शदीद सर्दी में, जिसकी गाड़ी इस तरह फुटपाथ पे चढ़ी हुई है और अंदर वो गिरा हुआ है, उसकी टांगें, उसका बाकी नीचे वाला जिस्म उसी ड्राइविंग सीट पे ही मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि उसके बाद बेजान सा हो के उसका ऊपर वाला हिस्सा साथ वाली ड्राइविंग सीट के साथ जो फ्रंट वाली सीट है उस पर गिर गया हुआ है, आंखें खुली है और कुछ बुड़बुड़ा रहा है और अजीब सी आंखें खुली हुई हैं, जो बुड़बुड़ा रहा है वो समझ नहीं आ रहा। और जब थपकने पे, झंझोड़ने पे उसको गया है तो एक ही आवाज़ ही, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो समझ गए थे इसको इमदाद की, हेल्प की ज़रूरत है। फौरी तौर पर दोनों गेट खोले गए, उसको पकड़ के सीट पर बिठाया गया, उसको होश में लाया गया। जब वो बिल्कुल बात करने के काबिल हुआ तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, होश में आओ, हमें बताओ क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ। जब उसका खौफ थोड़ा सा कम हुआ, पहले तो शदीद था, अब थोड़ा सा जैसे ही कम हुआ, तो उसने बताया कि मैं वो सामने जो लाइट लगी हुई है वहाँ पे मेरी टैक्सी खड़ी हुई थी, यानी जिस जगह पे फुटपाथ पे गाड़ी चली हुई थी उससे तकरीबन कोई 15-20 कदम पीछे एक स्ट्रीट लाइट थी, वहीं पे कहता मैंने गाड़ी लगाई हुई थी। सवारी के मैं इंतज़ार में था, वहीं पे एक लड़की आई जिसकी गर्दन से खून बह रहा था, उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी। वो एक बिल्कुल यंग सी लड़की थी, बिल्कुल एक पतली सी लड़की थी, यहाँ तक कि वो टपक रहा था, यहाँ से उसने हाथ से उसको रोका हुआ भी था, लेकिन उसके चेहरे पे कोई तकलीफ़ नहीं थी। मैं हैरान हो गया कि जिसको इतना ज़ख़म आया हो और जिसके इतना खून निकल रहा हो, उसकी तो तकलीफ़ से बहुत बुरी हालत होनी चाहिए, उसकी तो जान निकली जा रही होती है, लेकिन वो कोई चेहरे पे उसकी तकलीफ़ नहीं थी, बिल्कुल फ्लैट चेहरा था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था उसके चेहरे पे, और वो बाहर खड़ी थी। और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उससे पूछा कहाँ जाना है। सवारी अमूमन जब बैठती है या खड़ी होती है तो जब बताती है एड्रेस के मैंने इस एड्रेस पे जाना है, तो वो टैक्सी ड्राइवर बता रहा है कि हम उसके साथ फिर किराया तय करते हैं। मैंने अभी उससे इस तरह ही पूछा था कहाँ जाना है, तो उसने जवाब दिया नाज़माबाद। ये जैसे ही जुमला उसने बोला, साथ ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। मैं अभी तक इस कश्मकश में था कि इतनी सख्त सर्दी के अंदर एक लड़की जो इस वक्त ज़ख्मी है, जिसको तिबी इमदाद की ज़रूरत है, अस्पताल जाना चाहिए, वो इस वक्त बाहर खड़ी है। और अभी मैंने सिर्फ उससे पूछा ये कहाँ जाना है, तो उसने मुंह से सिर्फ कहा नाज़माबाद, और साथ ही उसने गेट खोला और बैठ गई। क्योंकि मैंने अभी उसके साथ किराया तय नहीं किया था और मैं उसको अभी देखना भी चाहता था कि इस सवारी को मैं लेके भी जाऊं या ना लेके जाऊं। उसकी वजह यह है कि जिस हालत में हो, ये ना हो खुदा ना खासा मेरे ऊपर कोई मसला ना बन जाए, कोई मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो मैं इसको एम लेके जाऊं। मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ, एक अकेली लड़की, वो भी ऊपर से ज़ख्मी, मेरे ऊपर पुलिस का कोई मसला ना बन जाए। तो ऐसी कैफियत में मैं अभी पूछ ही रहा था, अपनी तसल्ली करने जा रहा था उस लड़की से बातें करके, कि उसने सिर्फ नाज़माबाद कहा और गेट खोल के बैठ गई। जैसे ही बैठी तो मैंने उसको गुस्से में कहा बीबी बता तो दो कौन सा नाज़माबाद, नाज़माबाद या नॉर्थ नाज़माबाद। मैं कराची गया नहीं हूँ, मुझे कराची के ज़्यादा नॉर्थ नाज़माबाद उसका पता नहीं है, तो इसलिए मैं ये लिख लेता हूँ।
तो कह रहा है मैंने उससे पूछा कौन सा नाज़माबाद, यानी ये अल्फाज जब मैं कहता है टैक्सी ड्राइवर, मैं उससे पूछ रहा था तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ चुका था कि एक तो मेरे से पूरी बात नहीं की, मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ, पता नहीं मैं आपको लेके भी जाता हूँ नहीं लेके जाता, क्यों आप कौन सी मुसीबत में आई हैं, लड़के आई हैं, क्या करके आई हैं, कैसी हालत में आई हैं, मेरी टैक्सी में बैठ जाए, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं तो फंस जाऊँगा। तो अभी आपने मुझे सही तरीके बताया भी नहीं, नाज़माबाद का, और आगे से अंदर बैठ गई। तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कौन सा नाज़माबाद, ये तो बता दें, नाज़माबाद या नॉर्थ नाज़माबाद। पीछे खामोशी, क्योंकि कहता है ये मेरी आंखों ने क्लियर देखा था कि वो जख्मी है, और जिस वक्त वो दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ रही थी उस वक्त उसको देखते ही मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरी गाड़ी भी सारी उससे भर जाएगी खून से। जब मैंने दूसरी दफ़ा पूछा मुझे ये तो बता दें कौन सा नाज़माबाद, नॉर्थ या कौन सा, जब दूसरी दफ़ा भी कोई नहीं जवाब आया तो मुझे और गुस्सा आया और मैं एकदम गुस्से में पीछे मुड़ा कि इससे पूछूं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है या क्या हुआ है। कहता मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मेरी टैक्सी में पीछे कोई भी नहीं था। वो लड़की जिसको मैंने बाहर खड़े हुए देखा था, मैं एक स्ट्रीट लाइट के नीचे टैक्सी लेके खड़ा था, बिल्कुल गाड़ी के ऊपर भी रोशनी थी, मैं रोशनी वाली जगह में ही खड़ा था ताकि कोई सवारी आए तो दूर से उसको मेरी टैक्सी नज़र आए, मैं इसलिए अंधेरे में नहीं खड़ा था। जिस वक्त मेरे सामने आई मैंने उसको क्लियर देखा, जिस वक्त वो दरवाज़ा खोल रही थी उस वक्त मेरी निगाह उस लड़की की तरफ थी। उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद वो जब अंदर बैठी है उस वक्त भी मैंने उसको बैठते हुए देखा, और जब वो पीछे सीट पे बैठी है तो बैठते हुए गाड़ी हिलती है बाकायदा किसी के बैठने से, और वो भी जब बैठी है तो गाड़ी हिली है। उसके बाद उसने अंदर से दरवाज़ा बंद किया है, वो भी मैंने क्लियर देखा, लेकिन मेरी गर्दन सामने की तरफ थी, मैं उसको शीशे में बैक मिरर में देख नहीं रहा था। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठी, गाड़ी हिली, दरवाज़ा उसने अंदर से बंद किया, मैंने उसको बाहर की तरफ से जो बाहर वाला शीशा था उससे ज़रूर देखा था कि वो अंदर बैठ रही है। और लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो कहता है, टैक्सी ड्राइवर कहता है मेरी जान निकल गई कि ये कहाँ गई। कहता है मैं जल्दी से एकदम से बाहर निकला हूँ ये देखने के लिए, ये तो अंदर बैठी थी, ये कहाँ गई। और जब मैंने बाहर निकला हूँ देखा है तो चारों तरफ, मैं बिल्कुल गेट खोल के फ्रंट वाला, जब मैंने देखा पीछे कोई भी नहीं है, मैं जल्दी से गेट खोल के बाहर निकला हूँ, सीधा पीछे की तरफ गया हूँ कि पीछे देख सकूँ, पीछे भी कोई नहीं था। लेफ़्ट साइड पे देखा, लेफ़्ट साइड पे भी कोई नहीं था। भाग के आगे आया, देखा आगे भी कोई नहीं, और टैक्सी के नीचे झांक के देखा तो नीचे भी कोई नहीं। या खुदाया, ये क्या मखलूक थी जो एक सेकंड के अंदर गायब हो गई। मैंने सिर्फ उतना पूछा, 2 दफ़ा ही उससे पूछा कहाँ जाना है, कौन से नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद या ये वाला, तो इतनी देर में वो कैसे गायब हो सकती है। मैंने उसको जिसको आंखों से अंदर बैठते हुए देखा था, जो गर्दन जिसकी ज़ख्मी थी, उसे खून बह रहा था, और वो इतनी देर में गायब हो गई थी, पीछे नहीं थी। मैंने बाहर निकल के भी जब देख लिया वो नहीं है तो मैं समझ गया ये कोई चुड़ैल थी। बस ये दिमाग में जैसे ही मेरा ख्याल आया ये कोई लड़की नहीं, चुड़ैल थी, मैंने कुछ समझ नहीं आई, मैं इतना डर गया, मैंने फौरी तौर पे गाड़ी स्टार्ट की और भगा दी। लेकिन मैं इतनी अजीब सी हालत में आ गया था कि गाड़ी सीधा जाने की बजाय मेरी गाड़ी ज़ोर से गई है, फुटपाथ पे चढ़ गई है, और उसके बाद मुझे कोई होश नहीं। आप लोग आए हैं और आप लोगों ने मुझे होश दिलाया है। वो कहते हैं गाड़ी के गेट खुले हुए थे, अब्दुल रशीद साहब बात कर रहे थे, उससे परला गेट भी खुला हुआ था, वो भी खुला हुआ था, उसकी हालत अभी भी अजीब सी थी। उसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस वाले ने देखा 3 बंदे इस तरह झुके हुए हैं, एक बंदा जो अंदर बैठा हुआ है, अभी भी लाइट्स अंदर की ऑन थी, और वो जब फुटपाथ पे उसकी गाड़ी चली थी उसकी अंदर वाली लाइट ऑन नहीं थी, लेकिन जब वो लोग पहुंचे थे तो उस वक्त गाड़ी की लाइट अंदर वाली खुद ब खुद ऑन थी। पुलिस वाले को सिचुएशन कुछ इस तरह की नजर आई कि उनको लगा कि हमें मुदाखलत करनी चाहिए। वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा क्या हुआ है। तो अब्दुल रशीद साहब ने वो सारा वाकया जो अभी उस बंदे ने उनको सुनाया था, तो उन्होंने शुरू से लेके कि कैसे हम यहाँ पहुँचे, गाड़ी को हमने इस हालत में देखा, अंदर इस हालत में ये था, और उसके बाद जब इसको होश में लाया तो उसने ये सारी कहानी सुनाई है। पुलिस वाले ने कहा ये झूठ बोल रहा है, हम यहाँ रोज़ गश्त करते हैं, इसी टाइम में हमारी गाड़ी गुजरती है, हमें तो आज तक कोई लड़की नज़र नहीं आई, सिर्फ इसको ही नज़र आ गई है। झूठ बोल रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है। वरना जब हम रोज़ आ रहे हैं, ये तो कभी कभी यहाँ पे आके खड़ा होता होगा टैक्सी में, जो रोज़ इसी वक्त आके खड़े होते हैं, उनको क्यों नहीं नज़र आती जो इसको नज़र आ गई है। अब ये बात हमारे भी थोड़ी सी दिल को लगी
कि यार ये जो बात सुना रहा है वाकई सही कह रहा है, क्योंकि पुलिस वाला कह रहा था कोई ये नशा वशा तो नहीं करता जो इसको अब बहाने बना रहा है, फिल्में सुना रहा है। तो उस शख्स ने आगे से कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने उस ज़ख्मी लड़की को जिसका खून जो ताज़ा ताज़ा बह रहा था मैंने सचमुच में देखा है, और मैं बिल्कुल नॉर्मल हालत में हूँ, मैंने कुछ भी नशा नहीं किया हुआ, और मैंने अपनी आंखों से उसको देखा है, ये वाक़या हुआ है। तो रशीद साहब का जो दोस्त अखबारी नुमाइंदा था उसने कहा, किस जगह पे देखा था तुमने? उसने कहा वो सामने जो स्ट्रीट लाइट है उसके नीचे वो खड़ी थी। उसने कहा, पुलिस वाले को मुखातिब करके कहा, अगर ये सच कह रहा है, उसका कह रहा है कि बह रहा था, खून टपक रहा था, तो चल के देखते हैं, वहाँ पे तो होना चाहिए खून। बाकी दोनों ने भी कहा हाँ बात तो ठीक है, रशीद साहब भी बोले, वो दूसरे साहब भी बोले। पुलिस वाले को कहा चलो चल के देखते हैं। वो शख्स वहीं गाड़ी में बैठा रहा। कहते हैं पुलिस वाला और हम तीनों चलते हुए उस स्ट्रीट लाइट के नीचे गए, और टॉर्च पुलिस वाले ने जो जलाई हुई थी नीचे मारनी शुरू कर दी, और हमने देखना शुरू कर दिया कि कहीं पे आया कोई निशान है। तो वहीं पे एक दोस्त ने कहा वो देखो सामने, क्योंकि पुलिस वाला टॉर्च दूर दूर मार रहा था, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, रोशनी तो उस जगह पे फैली हुई थी कि दूर दूर कोई लड़की खड़ी हो या दूर दूर कोई हो, कोई भी नहीं था। लेकिन जब एक शख्स की आवाज़ आई वो देखो सामने, तो उस वक्त सारे मुतवज्जो हुए, तो उस जगह पे सड़क के ऊपर वाकई खून के धब्बे पड़े हुए थे। और जैसे ही पुलिस वाला और वो तीनों नीचे झुक के उसको गौर से देखना शुरू हुए तो पता लगा ये वाकई ताज़ा ताज़ा खून है, जो इस चीज़ की गारंटी दे गया कि वाकई यहाँ पे वाकया हुआ है। वो शख्स झूठ नहीं बोल रहा। जिस तरह उस जगह पे ताज़ा ताज़ा कतरे गिरे पड़े हैं, इसका मतलब है वो लड़की थोड़ी देर पहले यहाँ पे मौजूद थी। रशीद साहब कहते हैं जिस वक्त ये नज़र आ गया कि वो सच कह रहा है, उसकी अदा भी बता रही थी, जितना वो खौफ था, जितना घबराया हुआ था, और उसके बाद ये कतरे भी मिल गए, हम समझ गए कि वो सच बोल रहा है। उसके बाद हम तीनों भी बहुत ज़्यादा डर गए। तो हमने पुलिस वाले से कहा इसकी पहले गाड़ी नीचे उतरवाएं, ये कुछ होश में आ चुका है, ताकि अपने घर रवाना हो। और हम सारे मिल के गए, उसकी गाड़ी को इस तरह नीचे किया कि वो अब चलने के काबिल हो सके। चल थी तो ठीक, सर ऊपर चढ़ी हुई थी फुटपाथ पे, स्टार्ट थी गाड़ी, जब हम गए थे तब भी स्टार्ट थी। तो हमने उसको नीचे उतारा और उसको कहा तुम घर जा सकते हो। उसने कहा हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। तो हमने पुलिस वाले की तरफ देखा कि अब हमारे अंदर भी हिम्मत नहीं है। हम सच्ची बात ये है, हम बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, इस पोजीशन में नहीं कि अब अकेले अपने घर जा चुके हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे ये वाक़या हुआ है, एक लड़की इस तरह नज़र आई और गायब हुई है। तो हमें टैक्सी नहीं मिली, हम पैदल चलते हुए घर की तरफ जा रहे थे, तो हमने इसको देख लिया था। खुदा ना खास्ता वो हमारे सामने आ गई, वो तो टैक्सी में था, हम क्या करेंगे? प्लीज़ आप हमें अपने इस पुलिस की गाड़ी में घर तक छोड़ दें। क्योंकि पुलिस वालों को हमने अपना कार्ड भी दिखा दिया था, तारुफ करा दिया था कि हम मशरक़ रोज़नामा मशरक़ अखबार से हैं। तो पुलिस वाले यकीनन, हम अखबारी नुमाइंदे थे, वो समझ गए इस बात को कि इनको मुझे लिफ्ट देनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और ये वाक़या पुलिस वालों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी कि हाँ ये सच कह रहा है, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। और उसके बाद उन्होंने हमें गाड़ी में बिठाया और हमें जाके हमारे घरों पे, जहाँ पे हम उतरते थे, इकट्ठे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद तेज़ी से हम लोग अपने अपने घरों के अंदर दाखिल हो गए। अब ये जो मैंने आपको दोनों एक जैसी, जो एक पहला वाक़या सुनाया कि वो घर के अंदर लेके जाती थी, और दूसरा सुनाया टैक्सी वाला डर गया, इससे जो मिलती जुलती थी जिसका साथ ये वाक़या हुआ था, वो लड़कों को पहले मैंने सुनाई थी, नुकसान भी पहुँचाती थी। अब जो ये वाक़या हुआ था, ये जगह थी, सबसे अहम बात जो मैंने कहा था कहानी के, मैं आपको एंड में बताऊँगा, वो है शारा फैसल पर कार साज बस स्टॉप। बहुत सारे लोग जो कराची में वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बार बार लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। शारा फैसल पर है कार साज बस स्टॉप। इसकी ख़ास जगह क्या है? इसके साथ ही ये वो जगह है जहाँ पे 18 अक्टूबर 2007, 18 अक्टूबर 2007, इसी ही जगह पे साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, वो एक ट्रक में थी अपनी समाजी लोगों के साथ। बहुत बड़ा जलसा था जो उस जगह से, उसी जगह से वहाँ से गुज़र रहा था, जहाँ का पहले टैक्सी वाले को वो बैठी थी। शारा फैसल जो है, ये जो कार साज बस स्टॉप है, पहला जो मैंने वाक़या सुनाया, यहाँ पे भी वही लड़की बैठी थी, टैक्सी वाले को लेके गई थी यहाँ से। दूसरा यहाँ पे फुटपाथ पे चढ़ गया था, और यही जगह जहाँ पे वो बैठती थी, शारा फैसल कार साज बस स्टॉप,
इसी जगह पे 18 अक्टूबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, जिनका ट्रक अपने वो कारकुनों के साथ थे, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा, आपको पता है वो मैं लफ्ज़ नहीं कह सकता, यूट्यूब पे पाबंदी है, और उसके नतीजे में 180 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए थे। 180 लोगों का फर्श पे बिखरा हुआ खून था जो मोहतरमा के साथ थे। उसी जगह पे ही वो वाक़या हुआ था 2007 में 18 अक्टूबर को, उसी ट्रक के ऊपर, और उसी जगह पे छींटे ही छींटे थे। और ये वही जगह है जहाँ पे ये वाक़या जो आज मैंने आपको सुनाया है उस लड़की का, जो 1970 में, ये 2007 में वही उसी जगह पे हर तरफ छींटे ही छींटे थे। उसी जगह पे पहले टैक्सी वाले के साथ वाक़या हुआ, उसी जगह पे दूसरे टैक्सी वाले के साथ वाक़या हुआ, और उसकी टैक्सी फुटपाथ पे चढ़ गई थी। लिखने वाले ने यह भी लिखा है, धब्बे तो आज भी उस सड़क पे हैं, धब्बे तो आज भी उस सड़क पे हैं, नज़र सिर्फ देखने वालों को आते हैं। आज कराची बहुत रश वाला शहर है, आज कराची ट्रैफिक वाला, शोर शराबे वाला, लाइटों वाला शहर है, लेकिन आज भी इस शहर में कोई जाके देखना चाहे तो ये कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई है, ये जो मैंने आपको जगह बताई है, कारसाज बस स्टॉप शारा फैसल, यहाँ पे आज भी आप जाके रात के टाइम खड़े हों, जब खामोशी हो, कोई ट्रैफिक ना हो, उन छींटों को देखना चाहें, इस चीज़ को महसूस करना चाहें, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ आज भी कराची वाले जो मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं महसूस कर सकते हैं। तो ये थी एक सच्ची कहानी जो आज आपको मैंने सुनाई। इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, और आप भी अपनी स्टोरी भेजिए। हर दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ नए आने वाले जो लोग हैं उनके लिए कि वो भी अगर मेरी स्टोरी आज उन्हें सुन ली है और वो चाहते हैं उनके पास भी कोई कहानी है मुझे भेजें, तो वॉइस मैसेज भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। वॉइस व्हाट्सएप पे लिख के भी भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज करेंगे तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज करें, और कोई बात भूल जाए तो वो उसके लिए एक छोटा मैसेज बाद में और भी कर दें। इस वॉइस मैसेज को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी में इस वॉइस मैसेज को मैं सुन ना लूँ और आपको कहानी नज़र ना आ जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है अभी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई थी, आप उस वॉइस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, तो मैं जब डाउनलोड करता हूं तो वो डाउनलोड होता ही नहीं है। जो जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो, इसको डिलीट फाइल को मत करें, और फाइल भेजें वॉइस की या लिख के भेजें। लास्ट में एक आखिरी लफ्ज़ उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी या कहानी आखिरी लाजमी लिखना है, यानी जब भी मुझे फ़ाइल भेजें वॉइस की या लिखा हुआ भेजें तो एंड पे स्टोरी या कहानी लाजमी आपने लिखना है, और इसको सेंड करना है आपने मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे। बाहर से जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो कोड के साथ भेजेंगे +92, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है +923136655500। रिपीट +923136655500। और पाकिस्तान से मिलाते हैं वो डायरेक्ट मिलाते हैं 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।